सीटेट एग्जाम में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके लिए बेस्ट प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं। नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान की शिक्षा चैनल पर। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है, यानी कि सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है। पहला है आपका बृहस्पति, मंगल, प्लूटो और शनि। तो इसका सही जवाब होगा आपका, इसका सही जवाब है प्लूटो। अब देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ। ये है हमारा सूर्य। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध, बुध के बाद आपका आपका था शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और ये प्लूटो। आप देख सकते हैं कि सब सूर्य से सबसे दूर ग्रह है वो हमारा प्लूटो है। ठीक है, अब मैं आपको प्लूटो के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। देखिए, प्लूटो की खोज हुई थी सन 1930 में, लेकिन 2006 में इसे बौना ग्रह साबित कर दिया गया। अब आप सोचेंगे बौना ग्रह क्यों साबित किया गया है, तो चलिए मैं इसके लिए भी आपको बता देता हूँ। देखिए, हम जानते हैं कि सभी जो ग्रह हैं वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता था कि जैसे ये सूर्य है हमारा, सॉरी अब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये सूर्य है हमारा और ये हमारा होगा बुध, बुध के बाद आता होगा शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और प्लूटो। ठीक है, अब जैसे ये बुध है, ये बुध ऐसे चक्कर लगाता है सूर्य के। ठीक है, ये आपका शुक्र हो गया, शुक्र भी ऐसे चक्कर लगाता है बुध के। ये पृथ्वी है, पृथ्वी भी ऐसे चक्कर लगाती है। ठीक है, ऐसे जब सब चक्कर लगाते हैं तो प्लूटो भी चक्कर लगाता था। तो प्लूटो चक्कर लगाने के दौरान ये आपका वरुण है ना, वरुण इसकी कक्षा में प्रवेश करता था, इसकी कक्षा में प्रवेश कर जाता था। इसलिए इसे बौना ग्रह साबित कर दिया गया है, क्योंकि कोई भी ग्रह दूसरे ग्रह की कक्षा में प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है। बहुत ही अच्छे प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है आपका मंगल। पहला ही सही आंसर है, क्योंकि पहला ही जो मंगल है, पहला आंसर जो हमारा मंगल है वो मंगल लाल ग्रह होता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो है वो लाल है। ये रात्रि के समय लाल रंग का दिखाई देता है, इसीलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, हाँ। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सी ऑफ ट्रॉन्क्विलिटी स्थित है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए नया है, शायद आपने पढ़ा भी ना हो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए ये। अब इसका आंसर आप देखिएगा। ए है दक्षिण पूर्व अफ्रीका, रूस का पश्चिमी तट, चंद्रमा और भारत का पश्चिमी तट। कौन सा आंसर आपको इसमें सही लग रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रमा। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। देखिए, सी ऑफ ट्रॉकेबिलिटी जो होता है इसको हम शांति का सागर कहते हैं। यह चंद्रमा पर स्थित है। अब आप सोचेंगे कि शांति का सागर है मतलब सागर जिसमें लहरें ना उठती हो, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी जानते हैं कि चंद्रमा पर पानी की खोज भारत ने ही की है, लेकिन इतनी मात्रा में पानी नहीं है कि वहाँ समुद्र बह सके। इससे ये इसका मतलब ये है कि चंद्रमा पर एक जगह ऐसी है जहाँ पर बहुत ही गहरा यानी बहुत ही डार्क लेवल का अंधकार है। इसे इसलिए इसे अंधकार अंधकार सागर या अंधकार भाग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वो वाला सागर नहीं है, ये एक बहुत ही गहराई, मतलब कह सकते हैं कि अंधकार, बहुत ही काला जो अंधकार है वो वाला भाग है। इसे ही सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहा जाता है, या फिर अंधकार भाग या अंधकार का सागर या शांति का सागर भी कहते हैं। अगला पढ़ते हैं हम, चलिए। चंद्रमा का सबसे ऊंचा जो स्थान है वो है लिमनिट्स पर्वत। याद रखिएगा, चंद्रमा का सबसे ऊंचा स्थान है लिमनिट्स पर्वत, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। और चंद्रमा के अध्ययन को हम सेलेनोलॉजी कहते हैं। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वे कौन से ग्रह ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं हैं।
पहला है हमारा मंगल और शुक्र, दूसरा है हमारा बुध और शुक्र, तीसरा मंगल और बुध, और डी है हमारा नेपच्यून और प्लूटो। देखिए इसका सही जवाब होगा वो हमारा होगा बुध और शुक्र। अब समझिएगा कि कैसे होगा। देखिए मैंने आपको बताया ये हमारा सूर्य है, सूर्य के बाद हमारा बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब मैं प्लूटो को नहीं जोड़ूंगा क्योंकि प्लूटो अब ग्रह नहीं है, वो 2006 में बौना ग्रह साबित कर दिया गया था। अब हमारे सौर मंडल में सिर्फ और सिर्फ 8 ग्रह हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये शुक्र है। हम जानते हैं कि ग्रह के शुक्र का जो परिक्रमा करता है उसे हम ग्रह कहते हैं, और ग्रह की जो परिक्रमा करता है उसे हम उपग्रह कहते हैं। देखिए पृथ्वी का उपग्रह तो हमारा चंद्रमा हो गया, ठीक है, जो पृथ्वी के ऐसे घूमता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है। लेकिन बुध सबसे नजदीक ग्रह है सूर्य का, इसलिए इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, क्योंकि उपग्रह होगा तो वो इस तरीके से या वो करेगा, परिक्रमा करेगा बुध की, तो सूर्य के सबसे नजदीक जाएगा, और सूर्य का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि कोई ग्रह नहीं पहुंच सकता वहां पर। ठीक है, और यही हाल शुक्र का भी होगा। तो इसलिए ये शुक्र और बुध ये दो ग्रह ऐसे हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, क्योंकि सूर्य के सबसे अधिक नजदीक होने के कारण। ठीक है, चलिए समझ में आया है तो अगला भी हम देख लेते हैं प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। देखिए सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। अब ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिएगा सौर पृष्ठ पर जो तापमान होता है, पहला है 8 मल्टीपल 10⁻15 डिग्री सेल्सियस, बी है 500 डिग्री सेल्सियस, और सी है 6000 यानी 6000 डिग्री सेल्सियस, और डी है हमारा 1000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर है हमारा 6000 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, छोटे से छोटे रास्ते से यात्रा करने के लिए एक व्यक्ति को डैश का अनुसरण करना चाहिए। देखिए नंबर 1 है पवनों का, नंबर 2 नदियों का, नंबर 3 यानी सी ऑप्शन है हमारा अक्षांश रेखाओं का, और डी है हमारा देशांतर रेखाओं का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, देशांतर रेखाओं। इसी के माध्यम से ही हम छोटे से छोटे रास्ते का पता लगा सकते हैं और उसका अनुसरण कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन कब होगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार टेट और सी टेट में पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 22 दिसंबर। अब इससे थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन जो है वो 22 दिसंबर को इसलिए होता है क्योंकि इस तिथि को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। चूंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, अतः इस तिथि को दक्षिण गोलार्ध में बड़े दिन और छोटी रातों के लिए जाना जाता है। अब इसको मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूं जिससे कि आपकी समझ में आ जाए। देखिए ये है हमारी पृथ्वी, ये हमारी भूमध्य रेखा, ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, और ये नीचे हो जाता है आपका दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब जब सूर्य हमेशा जो चलता है वो हम इसके आधार पर लेते हैं, भूमध्य, जो सूर्य का बैलेंस है वो हम भूमध्य रेखा के आधार पर लेते हैं। यानी जब सूर्य जो होगा वो उत्तरी गोलार्ध में होगा, उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि सूर्य की किरणें जब कर्क रेखा पर लंबवत पड़ेंगी तब दक्षिणी गोलार्ध पर सर्दी का मौसम होता है। यानी उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी का मौसम होता है। लेकिन जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ेंगी, यानी मकर रेखा दक्षिणी भाग में स्थित है, तो दक्षिण भाग में गर्मी का मौसम होगा और उत्तरी भाग में सर्दी का मौसम होगा। इसलिए ऑस्ट्रेलिया दक्षिण भाग में स्थित है, इसलिए 22 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन होगा। चलिए समझ में आया है, अच्छी बात है, और उम्मीद करते हैं समझ में आए ही आपका, क्योंकि काफ़ी मेहनत से मैंने वीडियो बनाया है। तो वीडियो को लाइक भी कर देना यार दोस्तों, यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा,
कि निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य की किरणें कभी भी समकोण पर नहीं होंगी। ये क्वेश्चन काफी घुमावदार है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो इस क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए, श्रीनगर, मुंबई, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य की किरणें कभी भी समकोण पर नहीं होंगी। ठीक है, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर। अब कैसे होगा, चलिए इसको डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, ये है हमारी पृथ्वी, ये हमारी भूमध्य रेखा। मैंने आपको बताया है कि भूमध्य रेखा से ही सूर्य की हम गणना करते हैं, समकोण की उसकी। ठीक है, तो देखिए ये भारत है हमारा। अब भारत का कौन सा शहर भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक है? वहां तो सूर्य की किरणें लंबवत, चेन्नई सबसे दक्षिण में है, यानी भूमध्य रेखा से मात्र 876 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी यहाँ जो सूर्य की प्रकाश की जो किरणें हैं वो लंबवत पड़ेंगी। तिरुवनंतपुरम भूमध्य रेखा नजदीक है, यानी मुंबई महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में तिरुवनंतपुरम और चेन्नई से कम लंबवत पड़ेंगी लेकिन फिर भी लंबवत पड़ेंगी क्योंकि सबसे अधिक दूर श्रीनगर है, यानी श्रीनगर पर सूर्य की किरणें हैं वो समकोण पर नहीं पड़ेंगी, वहां पर तिरछी पड़ेंगी। इसीलिए श्रीनगर में सर्दी का मौसम ज्यादा रहता है। जो भी हिमालय वाले क्षेत्र हैं वहां पर सूर्य की किरणें लंबवत या समकोण नहीं पड़ती हैं, सीधी नहीं पड़ती हैं, वहां तिरछी पड़ती हैं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का डैश द्रव्यमान तथा भार कम हो जाता है। द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा केवल भार में कमी आती है। केवल द्रव्यमान में कमी आती है, द्रव्यमान तथा भार दोनों यथावत रहते हैं। इस प्रश्न को आप गौर से देखिएगा, बहुत ही जरूरी प्रश्न है। सीटेट में तो हर बार ही लगभग पूछा जाता है यह प्रश्न। तो इसको करने से पहले हम थोड़ा चंद्रमा के बारे में जान लें। चलिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए, इसका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आप चंद्रमा के बारे में बता देते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा केवल भार में कमी आती है। देखिए, हम जानते हैं कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण जो है वो पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है। यानी कि अगर पृथ्वी पर किसी चीज का भार 60 किलो है तो वो चंद्रमा पर जाकर 10 किलो रह जाएगा। द्रव्यमान स्थिर रहता है, भार में कमी आती है केवल। चलिए मैं आपको और डिटेल बता देता हूँ। देखिए, द्रव्यमान होता है किसी द्रव्य का मान, यानी कि कोई चीज है, अगर यहाँ पर पृथ्वी पर वो कोई चीज द्रव्यमान है, जैसे मेरा वजन मान लीजिए, मेरा वजन अगर 60 किलो है तो चंद्रमा पर भी मैं 60 किलो का ही रहूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं घट के मतलब 50 किलो का हो जाऊंगा या 40 किलो का हो जाऊंगा, नहीं। लेकिन जो भार होगा मेरा, भार यानी भार जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण से रिलेटिव होता है, यानी मेरा जो वजन होगा, जो पृथ्वी पर मेरा जो दाब पड़ेगा गुरुत्वाकर्षण के कारण, उसको हम भार कहते हैं। वो कम होगा क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण कम है। यानी मेरा भार, अगर मेरा द्रव्यमान 60 किलो है तो मेरा चंद्रमा पर भी द्रव्यमान 60 किलो रहेगा। लेकिन मेरा भार अगर अगर सपोज कीजिएगा मेरा 6 किलो है, मेरा भार अगर पृथ्वी पर, तो चंद्रमा पर 1 किलो रह जाएगा। समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी तथा सूर्य की दूरी को खगोलीय दूरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सौर दिवस तथा नक्षत्र दिवस में के विषय में कौन सा कथन सही है? ये देखिएगा, ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी सौर दिवस की अवधि जो होती है नक्षत्र दिवस से अधिक होती है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बता देता हूं आपको। देखिए, सौर दिवस कहते हैं जब एक निश्चित मध्याह्न रेखा पर सूर्य उत्तरोत्तर 2 बार गुजरता है तो इसमें जो समय लगता है उसे हम सौर दिवस कहते हैं। ठीक है, इसकी अवधि जो होती है वो 24 घंटे की होती है। ठीक है, जैसे कि मैं बता दूं उसको, जैसे ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा भूमध्य रेखा है। जब सूर्य यहाँ से जाएगा तो 2 बार गुजरेगा, यानी यहाँ से अगर शुरू होगा तो एक बार ऐसे गुजरेगा, यानी त्रिबार में आएगा। फिर जब रात्रि होगी तो इस तरीके से गुजरेगा। ठीक है, 2 बार गुजरता है, एक बार ये बार गुजरा, एक ये बार गुजरा। तो इसकी जो अवधि होती है वो 24 घंटे की अवधि होती है, इसे सौर दिवस कहते हैं। वही नक्षत्र दिवस जो होता है वो है पृथ्वी के घूर्णन में लगा समय। जब
एक दिए हुए तारे के संदर्भ में पृथ्वी पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाती है तो वो नक्षत्र दिवस कहलाता है। यानी ये पृथ्वी जो हमारा जो घूर्णन करती है, जैसे ये पृथ्वी है ये, और अपने धुरी पर ये ऐसे घूर्णन करती रहती है, इस तरीके से घूर्णन करती रहती है। तो जब यहाँ से शुरू करती है घूमती है और ऐसे ही लौटते हुए यहीं पे आ जाती है पूरी टोटल। तो ये जो है इसे ये नक्षत्र दिवस कहलाता है। इसकी जो अवधि होती है वो 23 घंटे 56 मिनट की होती है, यानी 24 घंटे से थोड़ी 4 मिनट कम होती है। प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न है, पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की गति कब सर्वाधिक होगी? इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ये हमेशा एक समान रहती है, ना बढ़ती है ना घटती है। ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की दिशा की ओर गति करती है, घूमती है, और इसकी जो घूमने की गति है, घूर्णन गति है, वो है 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और ये 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में चक्कर लगा लेती है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। हम आगे भी आपके लिए ऐसी मेहनत करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।